नमस्कार। फिर एक बार मैं आप लोगों से बातचीत करने के लिए आया हूँ। अक्षय कुलकर्णी ऐसा नाम है मेरा। इस पॉडकास्ट का पार्ट 1 मैंने इससे पहले रिलीज़ किया था। मैंने एक समय सीमा निर्धारित करी है कि 20-21 मिनट ही मैं पॉडकास्ट करूँगा, ज़्यादा लंबे पॉडकास्ट अपलोड नहीं करूँगा, तो इसलिए मुझे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ा था। तो बीजेपी ने शिवसेना को फोड़ा, ये जो ब्लेम है, इसका उर्वरित जो हिस्सा है, इसका जो बचा हुआ हिस्सा है, वो आज के पॉडकास्ट में मैं आपको सुनवा रहा हूँ। बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। अगर लीडर कहते हैं तो उनको कहने दीजिए, वो वैसे भी सिर्फ बातें ही करेंगे। मुझे आपका ताजुब लगता है कि आप इसके ऊपर सोचते क्यों नहीं, आप खुद का दिमाग क्यों नहीं लगाते। आप मेरे को एक बात बताओ, भाग जाना और किडनैप करना, इसमें डिफरेंस है कि नहीं? अगर किसी लड़की को किसी लड़के ने किडनैप किया है तो उसको वो बंधन में रखेगा, बांध के रखेगा, फ्रीडम में नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक लड़की अगर अपने मर्जी से किसी लड़के के साथ शादी करके जाती है तो उसे आप किडनैपिंग नहीं कह सकते। लेकिन लड़की के घर वाले कहेंगे कि उस लड़के ने हमारी लड़की को किडनैप ही किया है। उस तरह की छिचोरी पॉलिटिक्स जो है वो महाराष्ट्र में आज चल रही है कि बीजेपी को खामोखाम बदनाम करने का काम वहां पर हो रहा है। अगर 40 MLAs अपने मर्जी से जा रहे हैं, सो रहे थे आप, रोक नहीं पाए आप, और कह रहे हो कि बीजेपी ने भगा लिया। बीजेपी 1 को भगाएगी, 10 को भगाएगी, 20 को भगाएगी। 40 MLAs अगर जा रहे हैं तब भी आप उस चीज को नहीं मानते तो गलती किसकी है? अगर जिंदगी में आपको इंप्रूवमेंट करना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, कान खोल के सुनो। अगर जिंदगी में आपको इंप्रूवमेंट करना है तो सबसे पहले गलती को मानना सीखो। जिस दिन आप गलती को मानना सीखोगे ना, वो इंप्रूवमेंट की पहली स्टेप होगी आपकी। लेकिन अगर आप गलती नहीं मानोगे तो आप कभी भी नहीं सुधर सकते। आज यही हो रहा है, आपका पंक्चर एक जगह पर है और आप पैच दूसरे जगह पर लगा रहे हो, पंक्चर नहीं निकलेगा। और इसलिए बीजेपी ने अपना नुकसान करके फिर से शिवसेना को बचाने की कोशिश करी है। इसके बारे में मेरा पर्सनल व्यू क्या है वो मैं और एक पॉडकास्ट में बताऊंगा। जब देवेंद्र फडणवीस को CM बनना चाहिए था लेकिन वो CM नहीं बने तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। उसमें से संवरने के लिए मुझे 2-3 दिन लगे। तो इसलिए पहले इस टॉपिक पर ये पॉडकास्ट बना रहा हूँ और इसके बाद दूसरा जो बनाऊँगा वो उसको मैं डिकोड करने की कोशिश करूँगा। जब 4 तारीख को ये फ्लोर टेस्ट हुआ तो सब लोग भाषण कर रहे थे। इसमें मुनगंटीवार का भाषण जाके आप सुनिए, इसमें गुलाब राव का आप भाषण जाके सुनिए। इतना अच्छा उन्होंने कहा। जब गुलाब राव बोल रहे थे तो मुझे सावरकर जी की याद आ रही थी। गुलाब राव ने सबसे पहले बताया कि इसे बंड यानी बागी कहना सबसे पहले आप रोको। ये बंड हमने नहीं किया, हमने क्या किया, हमने उठाव किया है। उठाव का मतलब क्रांति होता है। इस तरह से उठाव करने के लिए जिगर चाहिए। ये जो 50 लोग थे, ये जो 40 लोग थे, इसमें इनकी सत्ता भी जा सकती थी लेकिन उसका भय उनको नहीं था, फिर भी वो आगे बढ़े थे। और इसलिए गुलाब राव ने कहा, गुलाब राव जैसा नेता अगर टूट रहा है, फूट रहा है और फिर भी आप बीजेपी को बदनाम कर रहे हो तो ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। और इसलिए वो मुझे गुलाब राव ने जो कहा ना कि ये बंड नहीं उठाव है, तो वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो शिवसेना का मेजॉरिटी ग्रुप है ना, इन लोगों को ये मतलब इमोशनल करने की कोशिश करी गई और बहुत सारे लोगों ने भी उनको डांटा, मतलब नॉर्मल सिटीजन ने भी उनको डांटा ये कहते हुए कि किसी ने आपको खाना दिया, आप उन्हीं को तकलीफ दे रहे हो। उद्धव ठाकरे ने आपको बड़ा किया लेकिन आज उद्धव ठाकरे को आपने दगा दिया। क्या कह रहे हो भाई? उद्धव ठाकरे मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? शिवसेना का मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या कि इस तरह की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो? डेमोक्रेसी है भाई। अगर आप में काबिलियत नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। सबसे पहले इस टॉपिक पर जो पॉडकास्ट मैंने बनाया था, क्या बोला था मैंने? इस तरह की बगावत जो है ना हर पार्टी में होनी चाहिए। कांग्रेस में सबसे पहले होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो कांग्रेस में फॉल्ट है। अगर ये शिवसेना में हो रहा है तो फिर भी शिवसेना डेमोक्रेटिक है। हाँ, क्या कहा था मैंने? शिवसेना, इस तरह से आप इमोशनल करके सत्ता नहीं चला सकते। शरद पवार इतने बीमार होते हैं, कभी उन्होंने अपनी बीमारी का सबब दिया है क्या कि मैं बीमार होता हूँ इसलिए काम नहीं करता हूँ? उद्धव ठाकरे साहब को इतना ही उनसे लगाव है तो उनका काम करने का जो वर्कहॉलिक नेचर है वो क्यों नहीं सीख लेते? उनकी तरह आप भी काम करो। अगर आप उनकी तरह काम करते, लोगों के साथ जुड़े रहते तो आज आपके साथ ये नहीं होता। लेकिन मेरा टॉपिक, मेरा कहने का मतलब ये है अभी यहाँ पर कि अगर आपका बाप शराबी है और आपके घर परिवार को संभालने के लिए आपको कुछ कठोर स्टेप्स लेने पड़ते हैं,
तो उसमें वहाँ पर वो एक्सेप्शन होता है। हमारे मोहल्ले में एक ऐसे ही अल्कोहलिक बंदा था और उसका बेटा काफ़ी बड़ा हो चुका था, 20 साल का, 20-22 साल का, तब हम बहुत छोटे थे। और एक दिन क्या हो गया, जो स्केल होती है ना, वुडन की स्केल, वो लेकर वो अपने बाप को ही मारने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ होगा, आपको क्या लगता है? सब लोग कहने लगे हमारे मोहल्ले में कि बेटे ने बहुत अच्छा किया। और उसके बाद उसने इस तरह से डराया अपने बाप को कि तू अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर सकता, शराब पी के तू घर में नहीं आ सकता। और उसके बाद ये होने लगा कि उसका शराब पीना धीरे धीरे कम हो गया। आप अगर ये कहोगे कि बेटा होकर बाप को मार रहा है तो कैसे चलेगा? कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बेटे को बाप को बताना पड़ता है, आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। ये कोई बॉलीवुड की पुरानी फिल्म नहीं है 80s या 90s की, जहाँ पर इस तरह की इमोशनल बातें करके आप लोगों को बहला सके। ये पहले आप सबसे पहले समझ लो। कभी कभी अपने बेटे को भी बाप को बताना पड़ता है अगर बाप उसके जगह पर सही नहीं है तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इनको खाना दिया, खाना क्या घर में पका के दिया क्या? हाँ, जो ग्राउंड पे काम कर रहे थे उनको उसका प्रॉफिट, जो भी डिविडेंड है वो मिल रहा था। उसमें आपने क्या किया बताओ मुझे। और एक बीजेपी के ऊपर आरोप हो रहा है कि ईडी, सीबीआई, ये जो सेंट्रल फोर्सेस है, इनका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है सत्ता पाने के लिए। बहुत बढ़िया, मैं मानता हूँ सीबीआई और आपकी कौन, ईडी। जिन लोगों को ईडी का लॉन्ग फॉर्म पता नहीं है ना, वो लोग भी मुझे पूछ रहे हैं कि ईडी ने किया है, ईडी ने किया है। तो मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, उसके बाद केरला, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब। यहाँ पर ईडी और सीबीआई नहीं जा सकते क्या? यहाँ पर इनकम टैक्स के लोग नहीं जा सकते क्या? पश्चिम बंगाल में कितने सालों से ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ पे क्यों सत्तांतर नहीं हो रहा? केरला में क्यों सत्तांतर नहीं हो रहा? हाँ, राजस्थान में क्यों सत्तांतर नहीं हो रहा? पंजाब में हाल ही में फिर एक बार आम आदमी पार्टी जीत के आई। इतना ही अगर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हो रहा है तो इन जगहों पर ये क्यों नहीं हो रहा? आप खुद की गलती समझो भाई। आप इस तरह से दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। ये सेंट्रल फोर्सेस है। अगर कोई आकर मेरे को पुलिस के बारे में डराएगा तो क्या मैं डर जाऊंगा? मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं क्यों डरूंगा? लेकिन मेरी जगह अगर कोई चोर है, उसके सामने पुलिस का पी भी निकालो तो वो डर जाएगा। अगर इनको ईडी से डर लग रहा है तो इन्होंने उस तरह का कृत्य करके रखा है और इसलिए इनको ईडी से, इनकम टैक्स से डर लग रहा है। आप उस तरह का कर्म मत करो, आपको कुछ होगा नहीं। और अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो ये सरकार हो या फिर कोई भी हो, आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। सबूत चाहिए आपको, सबूत चाहिए। पॉडकास्ट के शुरुआत में मैंने रिक्वेस्ट करी थी ना, नंबी नारायणन रॉकेटरी देखो। उसमें क्या हुआ है? नंबी नारायणन पर अत्याचार हुआ था। नंबी नारायणन सच्चे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। देश को और उनको बदनाम किया गया। लेकिन आज जब मौका मिला तो उनको जस्टिस भी मिला। और इसलिए अगर आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको सीबीआई और ईडी परेशान कर रही है तो तकलीफ किसको होगी? ईडी को और सीबीआई को होगी। वैसे इन्वेस्टिगेशन तो नरेंद्र मोदी जी का भी हुआ है। हाल ही में उनके बारे में क्लीन चिट दे दिया है ना, न्यायालय ने हाल ही में दिया है। वो 15-15 घंटे जाके बैठते थे इंक्वायरी के लिए, कभी उन्होंने हंगामा नहीं किया। आप इतना क्यों हंगामा कर रहे हो? ईडी, वीडी, बीडी, अब बीडी पकड़ो। अभी मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूँ। देखो, मैंने जैसे आपको बता दिया, भाजपा मेरे भाई की पार्टी नहीं है, भाजपा मेरे पापा की पार्टी नहीं है। जो देश के लिए अच्छा है उसे मैं अच्छा कहूँगा, जो देश के लिए बुरा है वो मैं बुरा कहूँगा। शिवसेना जो हाल ही में कर रही थी वो देश के लिए अच्छा नहीं था। उद्धव ठाकरे जो कर रहे थे वो शिवसेना के लिए अच्छा नहीं था। इसलिए मैं उद्धव ठाकरे जी को क्रिटिसाइज़ करूँगा, उसका मुझे अधिकार है। और उसके लिए जो एग्जिस्टिंग शिवसेना थी उसको भी मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा क्योंकि उसका मुझे अधिकार है। अब मैं आपको एक मुद्दे की बात बताता हूँ। भाजपा हमेशा सत्ता जो होती है, पावर जो होती है, उसका एक्सपांशन क्यों करती है? क्यों उनको हर हाल में पूरे देश में सरकार चाहिए? आप उसका रीज़न पहले मुझे ढूंढ के बताओ खुद से, उसके बाद आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। जब भी दूसरे पार्टीज़ की गवर्नमेंट आती है, चाहे वो स्टेट में हो, झड़पी में हो या फिर सेंटर में, सबसे पहला काम होता है करप्शन। इस करप्शन को अगर आपको मिटाना है तो सबसे पहले आपको सत्ता के ऊपर जाना पड़ेगा। अगर आप गटार को साफ करना चाहते हो तो आपको गटर में उतरना पड़ेगा। आप गटर के बाहर खड़े होके लेक्चर देके भाषणबाजी करके उस गटर को साफ नहीं कर सकते। और अगर आप गटर में उतरोगे
तो आप भी गंदे हो जाओगे। वो जो कीचड़ है वो आपके शरीर पर, आपके बदन पर भी लगेगा और आपको वो सहना पड़ेगा। सहकर आपको आगे जाना पड़ेगा और उसको साफ करना पड़ेगा। और इसके लिए भाजपा जो है सत्ता का एक्सपांशन कर रही है। उधर आसाम में जिस तरह से हमारे सीएम जो है वहाँ के, नाम भूल गया मैं उनका, हेमंत बिस्वा शर्मा, देखो किस तरह से काम कर रहे हैं। उनके ऊपर क्यों नहीं आरोप लग रहा? अभी हमारे कर्नाटका का देखिए, मेरा खुद का राज्य है कर्नाटका, यहाँ पर बसवराज बोम्माई सरकार चला रहे हैं, उनके ऊपर आरोप क्यों नहीं लग रहा? हाँ, सेंटर में इतने सालों से बीजेपी की सरकार आई है, कितने करप्शन हो गए, कितने घोटाले हो गए, कितने स्कैम हो गए, गिन के मेरे को दिखाओ। आपको बीजेपी से तकलीफ क्या है फिर? अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे और आपको चाहिए कि हमारा भारत सुपर पावर बने, कैसे बनेगा भाई? आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, आपको अच्छे पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको इमोशनल होते हुए ऐसे नहीं, आपको प्रैक्टिकल होके सोचना पड़ेगा। इसलिए, और मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी में जो लोग हैं ना वो सब के सब दूध के धुले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला युद्ध का नियम नहीं फॉलो कर रहा तो उसके साथ आप युद्ध नहीं जीत सकते। जैसे मैंने एक बात कही थी पिछले कुछ वीडियो में कि डॉन साहब, ये डॉनगिरी करना अच्छा नहीं होता, कृपया करके आप डेमोक्रेटिकली अब बिहेव करना स्टार्ट करिए। सुनेगा क्या डॉन आपकी बात? थप्पड़ भी नहीं मारेगा, गोली मारेगा आपको वो। अगर वो उस तरह से बर्ताव कर रहा है तो उस केस में आपको भी स्टीरियोटाइप तोड़ना पड़ेगा, आपको भी बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे और आपको भी स्ट्रॉन्ग स्टेप लेकर उसको सबसे पहले कंट्रोल में लाना पड़ेगा, उसको सबसे पहले नेस्तनाबूद कर देना पड़ेगा। जब भस्मासुर का वध करना था तो विष्णु ने एक बहुत ही सुंदर नारी का रूप धारण करके नृत्य में उसे मग्न किया और इस तरह की सिचुएशन निर्माण करी कि विष्णु जो भस्मासुर जो है वो खुद ने उसका हाथ अपने सर पर उसने रख लिया। तो इसमें विष्णु ने चीटिंग किया, ऐसा आप कह सकते हो क्या? अगर भस्मासुर का वध होना वहां पर जरूरी है तो कुछ भी करके करना पड़ेगा, हमारा धर्म हमको ये सिखाता है। लेकिन ये बहुत ही शेमफुल थिंग है कि हम लोग कटे हुए लोग हैं, हमको हमारे धर्म के बारे में पता नहीं, हमको हमारे कल्चर के बारे में पता नहीं, बस जो भी ऊपर ऊपर दिखता है उसके ऊपर रिएक्ट करो। ये जो आप ऊपर ऊपर रिएक्ट करते हो ना, उस चीज़ से मेरे को तकलीफ है। आपका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आप अगर डीप स्टडी करके मेरे को बता रहे हो, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ऊपर ऊपर से इमोशनल होकर के आप अगर बात कर रहे हो तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। अभी उद्धव ठाकरे किस तरह से गलत काम कर रही थी, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा और यहाँ पर मैं रुक जाऊंगा। 1993 में मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट का सीरीज हुआ था और वो बहुत ही अचंभित कर देने वाला था सब। जस्ट 5-6 दिन पहले शरद पवार, जो केंद्र में संरक्षण मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर, शरद पवार, वो महाराष्ट्र में आते हैं अचानक से। संरक्षण मंत्री का पद छोड़ के महाराष्ट्र में आके सीएम बनते हैं। उनके सीएम बनने के सिर्फ 6 दिन बाद क्या होता है, महाराष्ट्र में बॉम्ब स्फोट हो जाते हैं। 12 मार्च 1993 जब बॉम्ब स्फोट हुए थे तो टोटल बॉम्ब स्फोट की संख्या थी 12, लेकिन ये शरद पवार दौड़ते हुए दूरदर्शन के स्टूडियो में गए और उन्होंने अनाउंस किया कि 12 नहीं 13 बॉम्ब स्फोट हुए हैं। और 13th बॉम्ब स्फोट कहाँ पर हुआ है? वो एक मुस्लिम बहुल एरिया है, वहाँ पर वो बॉम्ब का ब्लास्ट हुआ है, ऐसा शरद पवार ने बताया था। और उसके ऊपर खुद उन्होंने ही बाद में कहा कि नहीं, मैंने झूठ बोला था। झूठ क्यों बोला? मुझे ऐसा लगा कि हिंदू मुस्लिम दंगे ना हो, इसलिए मैंने उसमें एक मुस्लिम एरिया भी उसमें जो है मैंने शामिल कर दिया। अब ये 93 की बात है। अगर आपको इतना ही डर था तो जहाँ पर बॉम्ब स्फोट हुए थे उस चीज़ को आप गोपनीय रख सकते थे ना। अगर उस चीज़ को आप गोपनीय नहीं रख सकते थे तो इस चीज़ को आपने मैनिपुलेट क्यों किया? कौन लोग थे कि जो ये देख रहे थे कि ये हिंदू बहुल मोहल्ला है कि नहीं? मतलब सच को हमेशा तोड़ मरोड़ कर पेश करना, ये काम इन्होंने किया है। हिंदुस्तान का जो मेन कल्चर है ना, उसे मारने की, उसे तोड़ने का काम इन लोगों ने हमेशा किया है। यही लोग हैं जिन्होंने हिंदू टेररिज्म इस शब्द को जन्म दिया था। ये सब मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार थी ना, अब आपको पता चलेगा कि शिव सैनिक सारे जो है 40 MLA जो है शिवसेना को छोड़ के क्यों चले गए। ये जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब अमरावती में एक मर्डर हुआ था। मर्डर जिनका हुआ था उनका नाम है उमेश कोल्हे।
उनका मर्डर इसलिए हुआ था क्योंकि उन्होंने नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया था। ये क्लियर कट मीडिया में आ चुका है। लेकिन शरद पवार ने जैसे झूठ बोला ना 13वां बॉम्ब स्फोट, वैसे उद्धव ठाकरे की सरकार ने उस न्यूज़ को छुपाया और बता दिया कि वो एक लूटपाट का मामला है, ऐसा बता दिया। 10,000 के लिए मर्डर किया है, ऐसा बता दिया। लेकिन किंतु परंतु उनको पता नहीं था सत्ता परिवर्तन होने वाला है। सत्ता परिवर्तन होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ गया। अभी जिन लोगों ने ये कार्यवाही की है उनको सज़ा नहीं मिली है। आज हमारे बात करने का वो विषय नहीं है, तो उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इस तरह से गलत सत्ता का प्रयोग उद्धव सरकार ने किया और उसकी सज़ा उनके प्रॉब्लम की वजह से उनको भुगतनी पड़ी है। मैं आपको बताता हूं, आज उद्धव ठाकरे बहुत एक्टिव हो चुके हैं, आदित्य ठाकरे बहुत एक्टिव हो चुके हैं, सभा ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। लेकिन यही काम वो शुरुआत से करते तो आज ये नौबत उन पर नहीं आती। और इनका भविष्य भी मैं आपको बताऊंगा। हार्डली 1 या 2 महीने तक ये सब करेंगे, उसके बाद फिर इनको जो एक जहांगीरी मिली है ना, उसको एंजॉय करते रहेंगे। इनके हाथ से कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत बिटर ट्रूथ है। एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, जब शिवसेना का इस तरह से पतन हो रहा था, देखकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिकल होके कह रहा था शिंदे गुट ने जो किया वो सही किया। अब मैंने जैसे विचार किया वैसे ही आप भी विचार करिए। इतना बताकर आज यहाँ पर मैं रुकता हूँ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे इस पॉडकास्ट को लाइक करिए, शेयर करिए और सब लोगों के साथ मेरे वीडियो को, चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर एक बार मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आऊँगा। तब तक ख्याल रखना, खुद का उनका भी ख्याल रखना जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।